नाइन्थ में पढ़े होगे ना बेसिक इसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, याद है कुछ? रिप्लाई करते रहना तुम लोग, याद है नाइन्थ में जो पढ़े हो कुछ थोड़ा बहुत भी? नो बोलो। सर, नो सर। कुछ भी याद नहीं है? चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब तो ठीक है, चलो लोग देख लेते हैं। तुम लोग को एटॉमिक नंबर याद है क्या 1 से 20 तक एलिमेंट्स का? याद है वो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर? यस सर। बताओ तो कैल्शियम का कितना होता है? 20। और मास नंबर? 40। ठीक है, ये लिखने तो आता है ना तुम लोग को? जैसे किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग सिंबल लिखना है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, यस सर आता है। तो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लो कैल्शियम है, जैसे जनरल कोई भी एलिमेंट लिख रहा है तो उस एलिमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और यहाँ पे आता है जेड, और यहाँ पे आता है ए। एक्स क्या डिनोट करता है? एलिमेंट। सिंबल। सिंबल ऑफ सिंबल द एलिमेंट। सिंबल। ठीक है, उसके बाद जेड क्या डिनोट करता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। ए क्या डिनोट करता है? एटॉमिक मास। हाँ, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं। ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो जैसे मान लो मेरे को सोडियम का लिखना है, सोडियम का इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोडियम का सिंबल क्या हो जाता है? Na। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है? एन। Na। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है? 11। 11। मास नंबर कितना होता है? 23। 23। तो ये हो गया सोडियम का। इसी तरह मान लो हमको कैल्शियम का लिखना है, Ca, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर हो गया 20, मास नंबर हो गया 40। मैग्नीशियम का लिखना है तो मैग्नीशियम का Mg, एटॉमिक नंबर होता है 12 और मास नंबर 24। ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। हाँ, एक ये आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? यस सर। चलो ठीक है, ये एक बार फिर से रिवाइज करवा देना बस, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगा तुम लोग को अभी। तो जैसे मान लो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया जाता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पढ़े होगे ना तुम लोग? यस सर। न्यूक्लियस ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है? ये एटम जो होता है, ये कोई भी एटम अगर लिए तो बीच में न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और इसके चारों न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन। प्रेजेंट। और हाँ, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, सॉरी, बोल यस सकते हैं सर। ना? जैसे यस सर। सोलर सिस्टम का जैसा मॉडल होता है, सेम वैसा ही मॉडल यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। उस मतलब रिलेटिव है, सोलर सिस्टम में सन सेंटर में रहता है, ठीक है, और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं? रिवॉल्व करता है। हाँ, तो उसी तरह यहाँ भी क्या होगा? एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। ये डिफरेंट शेल्स होता है ना, के सेल, एल सेल, ये सब पढ़े हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में? यस सर। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो उसी तरह यहाँ पे एटम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो बाहर रहता है, वो बाहर रिवॉल्व यस करेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी पढ़े होगे, प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव ना, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नेगेटिव। न्यूट्रॉन नेगेटिव होता है, यस सर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन जीरो न्यूट्रल होता है। हाँ,
यहाँ पे जैसे ये लिख दे रहे हैं फिर से, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जीरो चार्ज। ठीक है, यस सर। आ रहा है ना आवाज? यस सर। चलो ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये बेसिक्स है, ये सब पता होना चाहिए। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो बोल देना, क्योंकि यहाँ अगर गलती करोगे ये सब चीज में तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए सारा चीज। तो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलो अब एटॉमिक नंबर जो डिफाइन डेफिनेशन जो आता है एटॉमिक नंबर का, वो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर को डिफाइन किया जाता है, मास नंबर इज इक्वल टू, ये होता है कि Number सम of ऑफ, protons plus neutrons. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Neutrons. इन दोनों का नंबर अगर हम लोग सम कर दें तो वो मास नंबर हो जाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल कुछ कुछ ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें बताना तुम लोग कि कितना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले ले रहे हैं कैल्शियम का 2040। इसमें यहाँ बताना है तुमको, प्रोटॉन P फॉर प्रोटॉन है, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। सबका नंबर कैलकुलेट करना है। बताते जाओ तो जल्दी जल्दी करते जाओ कॉपी में तुम लोग। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसमें बताते जाना। मैं- चलो इन सभी का कैलकुलेट करो। Okay. हो गया क्या सबका? Yes, sir. चलो बताते जाओ। तो पहला वाला फर्स्ट Sir, ये है, proton is equal to 20. 1 मिनट। हाँ, फर्स्ट वाले में प्रोटॉन हो गया 20, इलेक्ट्रॉन 20. 20। Neutron भी 20. हाँ, 40 माइनस 20 करोगे ये 20। 20. किसी को कोई डाउट होगा तो बोल देना कहीं भी, इन सब में। सेकंड वाला बताओ। Proton is equal to 20. हाँ, Electron is equal to 18. 18, And neutron is equal to 20. 20। चलो थर्ड वाला बताओ। Proton is equal to 13. हम्म Electron is equal to 10. हम्म And neutron is equal to 14. 14। फोर्थ, Proton is equal to 8, 8, electron is equal to 10, 10। and neutron is equal to 8. फिफ्थ, Proton is equal to 17, इलेक्ट्रॉन electron is equal to Is equal 18, to 18. and neutron is equal to 18. 30, 18. 35 माइनस 17 कर दोगे ना, हाँ. ये 18 है। 18. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये एकदम बेसिक है, ये सब 9th में भी किए होंगे तुम लोग। किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। किसी को भी कोई भी स्टेप में दिक्कत हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने में तो पूछ लो। देखो, वैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उस पर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज जीरो कब होगा, जब उसके पास, ऐसा होता क्यों है चार्ज जीरो,
क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक प्लस होता है Nullify. हाँ, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, दोनों के चार्ज एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ गया तो चार्ज एटम्स को हम लोग या चार्ज स्पीसीज को हम लोग आयंस बोलते हैं। आयंस पढ़े हो ना? आयंस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। anion. पढ़े हो? Yes, sir. Yes, sir. केटायन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव वाले को? किसको? Positive. हाँ हाँ, तो सब लोग रिप्लाई करना, ठीक है। केटायंस कौन सा हो गया? केटायंस हो गया पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज वाले को हम लोग बोलते हैं केटायन। Cation. और एनायंस किसको बोलते हैं हम लोग? Negatively charged. नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को आयंस बोलते हैं। तो ये क्लियर है। अब केटायन का फॉर्मेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन, देखो किसी भी एटम में प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज हो सकता है क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो प्रोटॉन का नंबर इसीलिए हम लोग बोलते हैं कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है। इसीलिए प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी भी किसी भी एटम का चेंज होगा क्या? No, sir. जैसे मान लो No, sir. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 है। तो हाइड्रोजन तुम कहीं से भी लोगे उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। वो चेंज हो सकता है क्या? नहीं. नहीं। तो उसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कभी भी किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के ही इक्वल है। तो जब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी चेंज नहीं नहीं होगा। होगा. तो चेंज किसका नंबर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करता है। तो जब मान लो कोई भी एटम आयन बनता है तो वो किसकी वजह से बनता है? आइदर इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यही दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन Again, गेन gain करेगा। करेगा. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर रहा है Lose मतलब करेगा. इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल रहा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आते जाएगा बताओ तो? प्लस Positive या charge. माइनस? Positive. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर कम होते जाएगा, तो नंबर अगर कम होगा तो प्रोटॉन्स का नंबर तो ज्यादा होगा ना। Yes, sir. तो प्रोटॉन्स का नंबर अगर ज्यादा होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे केटायन। तो केटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। Okay, sir. ठीक है, और उसी तरह अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहा है। हाँ, यानी माइनस तो होगा. अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बढ़ेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? माइनस. माइनस। तो एनायन का फॉर्मेशन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यस सर. हाँ, तो जहां भी ये देखो जैसे Al3+ है, ये केटायन था या एनायन था? Anion. एनायन है सर. अरे Al3+ एनायन कैसे हो गया? प्लस चार्ज है ना उस, केटायन है सर. केटायन सर. अभी तो बताए थे ना, केटायंस पॉजिटिवली चार्ज वाले को केटायंस बोलते नहीं हैं। नहीं. यस सर. तो हाँ चलो, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर +1 चार्ज होगा इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज किया है? 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन. अगर +2 चार्ज होगा मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 2। दो. अगर +3 होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 3. 3। तो यहाँ पे Al पे 3+ है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया है? 3. 3. 3 इलेक्ट्रॉन। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, जैसे O पे पावर 2- था तो मतलब ये केटायन है या एनायन है? एनायन है. एनायन है। तब ये 2 माइनस है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का ये गेन किया होगा? 2. 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर. चलो, तब ये सब अगर क्लियर है तो इस चैप्टर, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें तुम लोग एक पढ़े होगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, याद है यस क्या? सर. यस सर. यस सर. ये तुम लोग 9th में पढ़े होगे तो थे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी.
हाँ Yes, इसका बताओ तो इसमें क्या क्या पॉइंट था, किसी को भी याद है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक एक पॉइंट भी बताते जाओ तुम लोग। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम को सबसे छोटा बताया था, मतलब कि लास्ट डिवीजन एटम था। हाँ तो ये बोला और गया था कि, हाँ बोलो। atoms of the same element are identical. हाँ हम बता देते हैं, 3-4 पॉइंट्स थे इसमें। पहला पॉइंट था कि एटम जो है वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बोला था डाल्टन का। तो जो बाद में फेल हो गया ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि जब बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो उस समय क्या हुआ, तो वो एटम को ब्रेक करके ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ ना, तो उस समय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। सेकंड पॉइंट ये था कि ये बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब जो जैसे मान लो सोडियम की बात करें हम लोग, तो सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स एक जैसे होंगे, उनका मास भी सेम होगा, क्योंकि सोडियम, सारे एटम्स तो सोडियम के ही है ना, तो उनका सारा प्रॉपर्टीज भी क्या करेगा, मैच करेगा। डिफरेंट होगा या सेम होगा, बताओ तो। डिफरेंट। हाँ सेम होगा ना, जैसे सोडियम के सारे एटम, जैसे मान लो सोडियम के एटम्स के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे तो जितने भी सोडियम के एटम्स होंगे वो सारे एटम्स तो एक जैसे ही होंगे ना, अलग अलग होगा, सिमिलर एक जैसा सिमिलर होगा, तो वही बोला गया था। और तीसरा पॉइंट ये था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, जैसे मान लो सोडियम का कोई एटम है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कैल्शियम के एटम से, वो दोनों तो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि सोडियम का एटम और कैल्शियम का एटम उन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, उनका मास भी अलग अलग होगा, तो यही बोला था। तो सेम एलिमेंट का एटम सेम होगा और डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। और ये भी एक पॉइंट बोला गया था कि एटम्स जो है वो एक फिक्स्ड नंबर में कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, जैसे मान लो H2O है, H2O ये वाटर है ना, तो वाटर ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, कंपाउंड है। ये किससे मिलके बना हुआ है, दो एटम्स हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है इसमें, और 1 एटम प्लस ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो फिक्स रहता है ना वाटर में, कि वाटर कहीं से भी लोगे तुम लोग, वाटर कहीं का भी ले, कोई भी रिएक्शन से वाटर अगर फॉर्म हो रहा है तो उसमें तो 2 ही एटम होगा हाइड्रोजन का और 1 एटम होगा ऑक्सीजन का। ये नंबर चेंज हो सकता है क्या? नहीं। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वाटर, जैसे मान लो टैप वाटर लें तो उसमें हाइड्रोजन का नंबर 2 होगा और सी वाटर लेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर 4 होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं क्योंकि वाटर कहीं का भी लेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज हो सकता है क्या वाटर का? नहीं नहीं हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एटम्स जो है वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं और फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके ये क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। जैसे मान लो CO2 है तो CO2 का फॉर्मूला, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, ये 1 एटम ऑफ कार्बन से मिलकर बना हुआ है और 1 एटम ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन। प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो CO2 देखो कहीं से भी फॉर्म होगा कोई भी रिएक्शन के थ्रू, ये तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये क्या रहेगा, उसमें कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है? यस सर। तो ये बेसिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था जो कि हम लोग 9th में पढ़े। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या एटम को भी फर्दर डिवाइड किया। ये सब पढ़े हो ना, जैसे ये सब जो है सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग बोलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन सा आ गया था? इलेक्ट्रॉन, Proton, electron, and neutron. न्यूट्रॉन। हाँ तो ये कौन कौन डिस्कवर किया था, बताओ तो, नेम, नाम बताते जाओ सबका। इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था, कौन साइंटिस्ट याद है? जे थॉमसन। हाँ जे थॉमसन, Thomson. जे
थॉमसन। सर यह साइंटिस्ट का नेम लिखना है। प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया था बताओ? गोल्डस्टन। हाँ, गोल्डस्टन। न्यूट्रॉन कौन किया था बोलो? चैडविक। हाँ, जेम्स चैडविक। चैडविक हाँ चैडविक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये सब याद रखना। ये सब पढ़े होगे ना 9th में, ये एक्सपेरिमेंट भी था तुम लोग के 9th में, इलेक्ट्रॉन sir. का एक और इसमें बच गया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था बताओ तो? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? नील्स बोर। कौन? नील्स बोर। रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से एक एक्सपेरिमेंट पढ़े होगा, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, अल्फा रे। यस सर, अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। यस सर। यस सर। याद है कुछ? हाँ सर, इसमें सर उसमें एक गोल्ड का फॉल लिया गया था और उसपे एक अल्फा गोल्ड फॉइल से अल्फा रे पास किया को जाता पास था। किया गया था। यस सर। तो एक बार देख लेना उसको, तुम लोग रिवाइज कर लेना। तो ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था? रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है, ये सब तुम लोग पढ़ के आए हो 9th में। हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो देखो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अगर पूछा जाए कि क्यों फेल हुआ, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब डिस्कवर हुआ, क्योंकि डाल्टन क्या बोला था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, डिविजिबल है, हाँ, उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते कर हैं, सकते हैं। लेकिन बाद में तो डिवाइड किया गया ना एटम को। यस सर। यस सर। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब डिस्कवरी हो गया, तो उस समय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया? वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग इसमें आगे ये सब जितना बताया अभी, इसमें कोई डाउट है किसी को कोई भी पार्ट में? नो सर। देख लो, जिसको डाउट होगा तो पूछ लेना, उसी समय बोल देना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े ना हम लोग इसमें। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक, यहाँ पे सम बेसिक डेफिनेशंस जो कि यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो सम बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, जो कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, आगे भी यूज आएगा ये। ठीक है, सम बेसिक डेफिनेशंस। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर। चलो, इसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन आता है ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RAM से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जब भी यहाँ कोई भी रिलेटिव टर्म आता है, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे पढ़े होगे तुम लोग रिलेटिव डेंसिटी, पढ़े हो फिजिक्स में, पढ़े होगे रिलेटिव डेंसिटी। तो जब कोई भी लिक्विड का हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं? वहां पे किसको रेफरेंस लिया जाता है? वाटर को रेफरेंस लिया जाता है। याद है? पढ़े हो या नहीं पढ़े हो बताओ? तो जैसे रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड का निकालना है, तो वहां पे वाटर के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते थे। तो उसी तरह यहाँ पे जब भी कहीं भी तुम लोग देखोगे रिलेटिव टर्म आएगा, तो वहाँ पे रिलेटिव टर्म मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, वो हम लोग दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके वो वैल्यू बताते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं। तो यहाँ भी रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास हम लोग जो निकाल रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, वो किसी दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। दूसरे एलिमेंट मतलब जिसको के रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। तो यहाँ पर रेफरेंस एलिमेंट कौन सा माना जाता है बताओ तो? कार्बन। कार्बन का C12। हाँ, C12 आइसोटोप वो रेफरेंस लिया। आइसोटोप समझते हो क्या होता है? यस सर। बताओ तो क्या होता है आइसोटोप्स? जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। तो इसको डिफाइन अगर हम लोग करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस but different
atomic mass, yes sir. बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, यही है। Yes, sir. तो ये डेफिनेशन, जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, पढ़े हो ना, 1 1 Yes sir. Yes sir. H1, 1 2 1 3। उसी तरह कार्बन का भी होता है, कार्बन C6 12 और C6 14। ये सारे एग्जांपल्स हैं। क्लोरीन का होता है 17 35 होता है और 17 37 होता है। ये सब एग्जांपल्स किसके हो गए? आइसोटोप्स के। किसके एग्जांपल्स हैं ये? Isotopes के। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन का ये वाला जो है ना C12 वाला आइसोटोप, इसको रेफरेंस माना जाता है। किसको रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग? C12, सी कार्बन का 12 वाला आइसोटोप को, C6 12। और इसको रेफरेंस, ये है रेफरेंस एलिमेंट हमारा। ठीक है, और बाकी किसी दूसरे एलिमेंट का अगर हम लोग मास निकालेंगे तो वो इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इस आइसोटोप के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर हम लोग RAM का लिख रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन अगर लिख रहे हैं, तो ये डेफिनेशन लिखते जाना तुम लोग साथ में, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये जो होता है इसका डेफिनेशन लिखो, इट इज द, कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं? Yes sir. ठीक है, तो लिखते जाओ, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ one atom of a substance to, या and लिख लो, one atom of a substance and, sir. हाँ बोलो। सर कार्बन का ही रेफरेंस एलिमेंट के लिए था सर। कार्बन का रेफरेंस एलिमेंट इसलिए लिया गया था क्योंकि इससे कैलकुलेशन, सबसे पहले देखो ऑक्सीजन लिया गया था क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में पाया जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग को ऑक्सीजन को चेंज करके कार्बन में कर दिया, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स देखोगे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स है उसमें कार्बन का कुछ ना कुछ तुमको परसेंटेज मिल ही जाएगा। जितने भी द मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, देखे होगे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो नेचर में पाए जाते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट पाया ही जाता है। पढ़े होगे ना हाइड्रोकार्बन्स के बारे में? यस सर। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन उसमें रहेगा ही। तो इसलिए कार्बन को रेफरेंस माना गया क्योंकि कार्बन जो है वो मैक्सिमम कंपाउंड्स में कार्बन मिलता था मेरे को, कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड में पाया जाता था। तो इससे उसके रेस्पेक्ट में बात करना आसान हो गया, कैलकुलेट करना जो होता है कार्बन के रेस्पेक्ट में वो थोड़ा सा आसान हो गया था रिलेटिवली, दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये आसान था, इसलिए कार्बन को रेफरेंस माना गया था। क्लियर है? यस सर। ये डेफिनेशन लिख लो रिलेटिव एटॉमिक मास का। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस एंड 1/12 of 1/12 of mass of one C12 isotope of carbon। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसका। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, RAM शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है? ये रेशियो है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास डिवाइड हम लोग किससे कर देंगे? 1/12 ऑफ इनटू मास ऑफ वन C12 एटम। ठीक है, चलो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। लिख लेना इसको स्टेटमेंट। डेफिनेशन तो लिखा है तो लिख ही रहे सर। लिख रहे हो साथ में? यस सर। ये इसको नोट कर लिया ना तुम लोग? यस सर। चलो
अब देखो किसी भी एलिमेंट का जब हम लोग किसी भी चीज का अगर मास बताते हैं तो उसका हम लोग किसी भी एलिमेंट का अगर मास बताते हैं तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नंबर लिखते हैं और उसके बाद यूनिट लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना। हेलो। यस सर, यस सर। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लेना तुम लोग। चलो ठीक है। अब देखो किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग मास बताएंगे या किसी भी चीज का अगर नॉर्मल आइटम का मास बताते हैं तो हम लोग क्या, मास का हमेशा एक यूनिट होता है ना। जैसे डेली लाइफ में कोई भी आइटम खरीदते होगे तो उसका यूनिट आइदर ग्राम में लेते हैं या केजी में लेते हैं, हम लोग लेते हैं ना। हेलो। हाँ सर। यस सर, यस सर। तो उसी तरह यहाँ पे देखो हम लोग एटम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो एटम का भी अगर हमको मास लिखना है तो एटम का भी तो एक यूनिट होता है मास का, पता है कौन सा यूनिट होता है? इसका भी नाम बता, तीनों का। एटम के मास का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं बताओ तो। एटॉमिक मास यूनिट AMU सुने हो? यस एटॉमिक मास यूनिट। तो मतलब ये यूनिट बताता है, ये जैसे मान लो सोडियम का है 11 और 23 है, ठीक है, ये मास नंबर है। तो तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम क्या होगा, तो आंसर क्या लिखो, आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? 23 MU। 23 ये नंबर हो गया, और उसके बाद यूनिट हम लोग क्या लिख देंगे, AMU। या फिर रिसेंटली AMU को रिप्लेस किया गया है, सिर्फ इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से या U से। U मतलब क्या हुआ, यूनिफाइड मास। अभी रिसेंटली कौन सा यूज किया जा रहा है, U भी यूज किया जा रहा है। AMU पहले यूज होता था, अभी U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि बताओ तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम क्या होगा, बताओ तो। तो 40 40 U, 40 U या फिर 40 AMU, AMU। ठीक है। यूनिट के साथ हम लोग बोलेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 27U। हाँ 27 AMU या फिर 27 U, क्लियर है ना। तो ये यूनिट के साथ हम लोग लिखते हैं। तब यहाँ पे देखो वही रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर तुमसे पूछा जाए, तुमको निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास सोडियम का, बताओ तो रिलेटिव एटॉमिक मास सोडियम का कितना आ जाएगा। तो फॉर्मूला पुट करो, वो जो डेफिनेशन था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास सोडियम का अगर निकालना है तो ऊपर क्या लिखोगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, 63। मास वन एटम ऑफ सोडियम, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बताओ, 1 बाय 12 इंटू मास ऑफ 1 वन एटम ऑफ कार्बन। C12, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना आ जाएगा बताओ, 23। 23 यूनिट के साथ, यस 23U। 23 AMU by 1 by 12 into बाय 12 1 बाय 12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कितना हो जाएगा बताओ। 12 कार्बन के C12 एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का 12 AMU। 12 AMU। हाँ तो इंटू 12 AMU। ये देखो तो 12 12 तो कैंसिल आउट हो गया, AMU AMU कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल हो गया, 23 23 के इक्वल हो गया। तो एक्चुअली इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जब हम लोग निकाल रहे हैं सोडियम का, तो इसका कोई यूनिट मिल रहा है क्या, no sir नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना कि रिलेटिव एटॉमिक मास जब भी किसी का निकालेंगे तो इट हैज नो यूनिट, इट yes हैज
नो यूनिट। इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे जो होगा वो यूनिट, ऊपर नीचे यूनिट क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ऊपर नीचे क्या हो गया, यूनिट कैंसिल आउट हो गया। तब एक्चुअली जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ये उस एलिमेंट के मास ये एक्चुअली क्या है, उस एलिमेंट के मास नंबर के इक्वल ही आ रहा है क्या, मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। देखो तो यस रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली है क्या, किसी भी एलिमेंट के मास नंबर के ही इक्वल है ना। जैसे सोडियम का देखो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आया था, 23 आया, और सोडियम का मास नंबर भी कितना होता है, 23 ही होता है ना। यस तो एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, वो किसके इक्वल है, किसी भी एलिमेंट का मास के ही इक्वल है। अब इसको एक और हम लोग चीज बोल सकते हैं, अब मास नंबर हमको पता होता है कि मास नंबर जो होता है ये क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यही था, यस बताओ तो। यस अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो है ना सर, दो चार चार बोले। हाँ ये, हाँ इसी को जो है ना, अरे किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा, म्यूट कर लो उसको। चलो अब देखो, यहाँ मास नंबर किसका इक्वल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था ना। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलो अब इसी टर्म को हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी टर्म को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम लोग देखें ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यस सर। होता है। यस तो न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो इसी को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। कलेक्टिवली क्या बोल देते थे हम लोग, न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स। तो मास नंबर एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है, तो इसी को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब हम लोग लिख दिए तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कवर हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर यस हम सर। लोग न्यूक्लियॉन्स जहां भी लिख दिए तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों आ गया। तब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का लिख रहे हैं तो वो मास नंबर के ही इक्वल है, मास नंबर। और मास नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ दैट एलिमेंट। ये दोनों इक्वल होगा, देख लो। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलना। अच्छा पकड़ ली सारी सब। ठीक है। हेलो, नो सर डाउट नो सर, नो एनी डाउट। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, वो मास नंबर के ही इक्वल है या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के ही इक्वल हो जाएगा उस एलिमेंट का। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों उसमें इंक्लूडेड है। तो चलो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करो तो तुम लोग बताना है तुमको, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर present in 5 atoms of an element which has atomic mass equal to 14 mu। बताओ आंसर। Sir, 5 nucleons is equal to 70. आंसर क्या आ जाएगा, 70। 70. सबका आ गया, यस सबका आया, यस सर। सबका 70 आ गया।
यस कोई सर। डाउट है? नो सर, नो यहाँ पे सर। देखो एटॉमिक मास 14 AMU है, इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 14 के इक्वल हो जाएगा। यस सर। अब रिलेटिव एटॉमिक मास अगर 14 हो गया तो हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल सकते हैं इन वन एटम। तो इन वन एटम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा एक एटम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको कितने एटम्स के लिए पूछा गया है? 5 एटम। 5 एटम्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 5 एटम्स कितना हो जाएगा? 5 14 into into 70। yes 7। ठीक है, यस सर। कोई डाउट क्या? नो सर, नो सर। नो सर। चलो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसी में दूसरा डेफिनेशन है, लिखो एटॉमिक मास का। यह सिर्फ एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास। तो डेफिनेशन लिख लो जस्ट, ये तो तुम लोग को पता ही होगा। इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेना इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU और U। ठीक है, ये तो पता ही है ना एटॉमिक मास क्या होता है। इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं AMU या फिर U में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास और इनटू 1 AMU। यही होता है ना रिलेशन पूछा जाए तो तुमको एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर रिलेशन पूछा जाए तो क्या लिख दोगे? एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। तो ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको नोट करते जाओ तुम लोग साथ साथ ही। यस सर। हो गया क्या? यहाँ तक लिख लिया तुम लोग? नो सर। चलो ठीक है, देख लो यहाँ तक जो पढ़ाया है आज, कोई डाउट है इसमें? जो भी ये तो बेसिक ही चल रहा था अभी, तो मूल कॉन्सेप्ट अभी कंपेयर करना स्टार्ट नहीं किया हम लोग। नेक्स्ट क्लास से हम लोग और इसको आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी ये तुम लोग पढ़ के ही रखे थे, तो इसको यहाँ तक हम लोग कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो नो सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर, नो एनी डाउट। चलो ठीक है, फिर आगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिहिर सर पढ़ा रहे हैं क्या? क्या मिहिर सर पढ़ा रहे हैं? मिहिर सर? नहीं तो हेलो हेलो हेलो। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नो सर। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो